गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के अपने लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं। इसमें हमारे केवल अब 2 टॉपिक्स रह गए हैं, असंग जनन और बहुभ्रूणता। तो आइए हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं असंग जनन, जिसको इंग्लिश में हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक, अब इसको पहले आप समझिए कि इसके नाम में ही आपको इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। जैसे कि नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आ कहीं पर भी अगर आ लग जाता है दैट मीन्स नो, एब्सेंट। ठीक है, किसी चीज़ का अभाव। संग का मतलब होगा संलयन, यानी जुड़ना। ठीक है, जुड़ना किसका होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का। ठीक है, और जनन का आप मतलब जानते ही हैं कि किसी भी नए जीव की उत्पत्ति को ही हम जनन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जीवन चक्र में युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती ही नहीं है। मीन्स यहाँ पर ना तो नर युग्मक और ना ही मादा युग्मक का संलयन होता है। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा ना, लैंगिक जनन में क्या पढ़ा था कि सबसे पहला लैंगिक जनन का पहली शर्त क्या है या पहली कंडीशन क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। जब संलयन होता है तो उसके फलस्वरूप हमको युग्मनज प्राप्त होता है और वही युग्मनज जो है वो विकसित होकर भ्रूण बनाता है और वही भ्रूण जो है वो एक नए जीव में का रूप ले लेता है। तो कुछ पौधे ऐसे प्रकृति में पाए जाते हैं जिनमें ये प्रक्रिया होती ही नहीं है, युग्मक संलयन। तो अब आप सोचेंगे बच्चों कि ये तो उसी तरह है जैसे हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था, उसमें भी यही कंडीशन थी कि उसमें युग्मक का तो निर्माण नहीं होता था। लेकिन बच्चों ये प्रक्रिया उससे अलग है। यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ इसकी एक शर्त और भी है कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन का भी अभाव होता है। ठीक है, अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से पॉलन मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। इसी तरह से फीमेल में भी था। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों ही घटनाओं का पूरी तरह से अभाव होता है, यानी कि ना तो इसमें युग्मक का जुड़ाव होता है और ना ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। उसके बिना ही नए पौधे की उत्पत्ति हो जाने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? असंग जनन। मीन्स इसमें संलयन का अभाव है फिर भी जनन हो रहा है। तो और इस एक बात और है कि इसको आप नोट कर लीजिए कि इस प्रक्रिया को खोजा था विंकलर नाम के वैज्ञानिक ने 1908 में। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है, ये घटना होती कैसे होगी? तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें अंड कोशिका द्विगुणित होती है। वैसे जब हम लोगों ने नॉर्मली एक जो सामान्य पौधा होता है जिसमें एक सामान्य प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की, उसमें क्या होता था कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब अंड बनता था या अंड कोशिका बनती थी तो वो कैसी होती थी? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं हमेशा अगुणित होती हैं, यानी जिसको हम n से दिखाते हैं, स्मॉल n से। आपको याद होगा हैप्लॉइड को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से परागकण भी जो होते हैं, जो नर युग्मक हमको मिलते हैं उसमें, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड या अगुणित। उसको भी हम n से प्रदर्शित करते हैं। तभी तो जब अंड कोशिका का n और नर युग्मक का n, एक n दो n आपस में मिलते हैं तो हमको जो युग्मनज प्राप्त होता है उसकी अनुवांशिकी क्या होती है? 2n, वो द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रजातियों में अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि जो अंड कोशिका बनती है वो ही द्विगुणित बनती है। ठीक है, वो पहले से ही 2n होती है द्विगुणित, ये जो यहाँ लिखा हुआ है मीन्स 2n। ठीक है, तो क्या होगा अब उसमें अर्धसूत्री विभाजन, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो ये भी किस तरह हो जाएगी?
अगुणित हो जाएगी, n हो जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन का पूरी तरह से अभाव होता है, इसलिए ये अंड कोशिका चूंकि पहले से ही द्विगुणित है, तो ये अपने आप ही आगे चलकर भ्रूण में विकसित हो जाती है। तो हमारा जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा बच्चों? द्विगुणित होगा, क्योंकि वो किससे बना हुआ है? द्विगुणित अंड कोशिका से। बच्चों यहीं पर हम डिफरेंस कर लेते हैं कि कैसे अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन और असंग जनन में अंतर, ठीक है। वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर बच्चों क्या होता है, हमें इस तरह से द्विगुणित जीव की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या होता है? अंड कोशिका, वहाँ पर अंड कोशिका का किसी तरह से कोई निर्माण नहीं होता, जबकि असंग जनन में क्या है कि अंड कोशिका का निर्माण होता है, परंतु वो पहले से ही द्विगुणित होती है, जो कि आगे चलकर भ्रूण में विकसित हो जाती है। तो हमें उस भ्रूण से जो नया पौधा प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा? द्विगुणित प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं लाभ क्या क्या हैं, मतलब ये प्रक्रिया कहाँ पर उपयोग में लाई जा सकती है। तो इसका उपयोग हम बागवानी में कर सकते हैं और कृषि विज्ञान में। कृषि विज्ञान में हम कैसे कर सकते हैं कि हमें किसी तरह के, अगर हमें संकर या कोई विशिष्ट लक्षण वाले पौधे हमें चाहिए, तो हम उसको इसी प्रक्रिया के द्वारा बिना निषेचन के प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बागवानी है, यानी कि बागवानी का अर्थ जो है वो फूलों से है। जब हमें अच्छी अच्छी किस्म के फूल चाहिए होते हैं और उनके हम चाहते हैं कि उनके गुणों में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, कई पीढ़ियों तक वो उसी तरह से हमें प्राप्त होते रहें, तो उसके लिए भी हम असंग जनन प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक। बहु मीन्स मैनी, एक से ज़्यादा, और भ्रूणता का अर्थ अब हम देखेंगे कि किस तरह से कई सारे भ्रूण जब हमको एक ही बीज के अंदर मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। अब इसमें होता कैसे है ये, आइए हम इसको देख लेते हैं। कुछ पौधों में क्या होता है कि भ्रूण कोश के आसपास की संरचनाएं, अब आसपास की संरचनाओं में क्या है? उसका अध्यावरण है ना। अध्यावरण का मतलब क्या हुआ? जो उसकी भित्ति थी। अगर आपको डायग्राम याद होगा तो उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वहाँ पर किस तरह से बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण पाया जाता है, और वही बाद में चलकर क्या बनाता है? बीज आवरण बनाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कुछ पौधों में, अब अच्छा बच्चों एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गई कि असंग जनन का जो एग्ज़ाम्पल है, मीन्स ये कहाँ पर अधिक पाया जाता है, तो वो होते हैं घास कुल के पौधे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दूब घास, है ना, जिसको हम साइनोडॉन डैक्टिलियन बोलते हैं, उसमें ये प्रक्रिया बहुत ही कॉमन होती है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं फिर से बहुभ्रूणता पर। तो जिन पौधों में भ्रूण कोश की आसपास की कोशिकाएं जो होती हैं या संरचनाएं वो विभाजित होने लग जाएं, है ना, अगर वो विभाजित होने लग जाएं तो अभ्रूण का रूप ले लें, तो उस प्रक्रिया को हम, अब क्योंकि अंदर तो कई सारी कोशिकाएं होती हैं, है ना, तो एक ही बीजांड के अंदर अब क्या होगा? कई सारे भ्रूण विकसित हो जाएंगे उन्हीं संरचनाओं से। तो इसका अर्थ सीधे से क्या हो जाएगा कि एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का विकास। तो इस प्रकार इस घटना को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता, एक बीज के अंदर कई भ्रूणों का विकास। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नींबू या सिट्रस कुल के सदस्य। सिट्रस कुल का मतलब क्या हो गया? सिट्रस कुल में क्या क्या आएगा? नींबू हो गया, है ना, नारंगी है, चकोतरा है, ये सारे जो खट्टे फल होते हैं वो इसी फैमिली में आते हैं। और वो फैमिली क्या कहलाती है? रूटेसी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है नींबू। इसमें एक ही बीज के अंदर कई सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि ये भ्रूण कैसे विकसित हो जाते हैं। ये भ्रूण के अलावा जो उसके आसपास की कोशिकाएं होती हैं भ्रूण कोश के अंदर,
उससे जब वो पहले से ही कायिक होती हैं, वो जनन वाली कोशिकाएं नहीं हैं, परंतु फिर भी जो हैं वो बार बार विभाजित होकर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आपका आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसको वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसके पहले के इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको आप एक बार एक क्रम से इसको पढ़िएगा, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।